हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी विद राजश्री पारिक पर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4th एयर का पार्ट 2। हमने इससे पहले इसकी पार्ट 1 की वीडियो डाली है। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमने इसके अंदर एयर के बारे में पढ़ लिया था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था कि नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन है 21%। आर्गन है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड is 0.03% and remaining 0.04% is what? अदर्स, यानी कि जिसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स भी आ रहे थे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बच्चों, हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कि जो एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था, पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। अब हम एटमॉस्फेयर को भी क्या किया गया, 5 टाइप्स में, 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो अर्थ की लेयर से स्टार्ट होता है। अर्थ की लेयर कहाँ से? जैसे कोर से नहीं, क्रस्ट से। क्रस्ट से स्टार्ट होकर एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स को डिवाइड किया गया है, जिनका नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो आज के वीडियो के अंदर हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exits here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in the layer. कि ट्रोपोस्फियर कौन सी लेयर है? ये है अपनी सबसे पहली लेयर। पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है। जैसे अर्थ के क्रस्ट से होकर अगर अपनी 13 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे ना, तो इस 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर कौन सी लेयर होगी? ट्रोपोस्फियर की लेयर होगी। और ये लेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस लेयर के अंदर जो हम हवा लेते हैं, मतलब जो हम सांस लेते हैं, इसी एयर के पार्ट के अंदर वो होती है। ये जो 13 किलोमीटर वाला पर्टिकुलर एरिया जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसी के अंदर वो एयर है जिसे हम ब्रेथ करते हैं। और लगभग जितने भी वेदर फिनोमेना है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गई, जैसे सुबह सुबह फॉग होती है ना सर्दियों के अंदर, वो रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सभी इसी लेयर के अंदर होते हैं। ये देखो, ये है हमारा क्रस्ट। ओके, ये ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर बोला था, तो इसने यहाँ पे डायग्राम में 10 किलोमीटर दिखाया है परफेक्ट के लिए। तो इसने यहाँ पे 10 किलोमीटर ले रखा है, 13 तक हो सकता है ये। दिस कैन बी अप टू 13 किलोमीटर्स। ये कौन सा रीजन हो गया? ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पे एक नाम ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज कौन सा हो गया? ट्रोपोस्फियर से जस्ट अबव कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो अलग करने वाला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं। ये पैराग्राफ के अंदर हमें दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फियर। ये है सेकंड लेयर एयर का। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। कि ट्रोपोस्फियर के जस्ट अबव कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर लाई करता है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। ट्रोपोस्फियर की तो हाइट कितनी होती है? 10 to 30, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर होती है। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसकी हाइट लगभग कितनी होगी? 50 किलोमीटर की। ओके, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर। कि ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर की, ये क्लाउड्स नहीं होते इसके अंदर वेदर फिनोमेनस के भी ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इसी कारण से जो एयरप्लेन्स है वो इसी लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रोपोस्फियर के अंदर फ्लाई करेंगे तो वहाँ पर तो रेनफॉल का भी, मतलब जितने भी वेदर फिनोमेनाज है वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एयरप्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था ओजोन लेयर, जिसे हम कहते हैं O3। ये क्या करती है? अपनों को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। जो सन की हार्मफुल रे है, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है।
और ये कहाँ पर है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन से स्फीयर के अंदर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। देन नेक्स्ट इज जो है मीजोस्फेयर। अब अगला कौन सा आ रहा है, मीजोस्फेयर। थर्ड वन इज मीजोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर, ये है थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। अपने एटमोसफेयर की थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर। पहली है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्ड वन इज मीजोस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। कि ये जो थर्ड लेयर है ये लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड है और ये जस्ट अबव किसके है, स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट अबव है ये लेयर। मीटेरॉइड्स बर्न अप इन द लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। कि जैसे जो मीटेरॉइड्स होते हैं, क्लास 6 के अंदर मीटेरॉइड्स मीटियोर्स ये सब हमने पढ़े थे, एस्ट्रॉइड्स। तो जो मीटेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब अर्थ के अंदर एंटर करते हैं ना तो इस लेयर के अंदर जल जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो तो इस लेयर के अंदर जल जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो इसमें आधे जलते हैं, आधे धरती पर आकर टकरा जाते हैं। देन फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। एटमोसफेयर की फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। कि थर्मोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है ना, क्या इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। कौन से स्फीयर के अंदर, थर्मोस्फेयर में। और ये है अपनी फोर्थ लेयर एटमोसफेयर की। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। जो ट्रोपोस्फियर था वो तो था ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड। फिर आया था स्ट्रेटोस्फियर जो था एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक। देन आया अपना मीजोस्फियर, वो था ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर तक। अब आया थर्मोस्फियर, ये है 80 to 400 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है ये। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ही स्पेस के अंदर जो जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स वो बातें कर पाते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर ही ये जो थर्मोस्फेयर है वो हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। कि हालांकि जो रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट होती है ना वो इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ के ऊपर ही आ जाती है। यानी कि इस लेयर से जो रेडियो वेव्स अर्थ की वो बाहर नहीं जा पाती। And this fifth one is exosphere. Fifth and last one is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. सबसे छोटा, सबसे नीचे वाला कौन सा था, वो था ट्रोपोस्फेयर। और सबसे लास्ट वाला, सबसे ऊंचे वाला कौन सा है, एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। एक्सोस्फेयर के अंदर बहुत ही थिन एयर होती है, मतलब जैसे ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक था, अब थर्मोस्फेयर के अंदर 80 to 400 किलोमीटर था। लेकिन जो एक्सोस्फेयर है यहाँ पे एयर बहुत कम होती है, एयर बहुत थिन होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम हेयर। कि जैसे कि गैसेज होती है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जो लाइट गैसेज होती हैं, जो हल्की गैस होती है वो स्पेस के अंदर यहाँ पर तैरती हैं, मतलब यहाँ पर इस स्पेस के अंदर पाई जाती है फ्रीली मूव करते हुए। देन दिस इज और लेट्स डू। For 10 days note down weather support from a local newspaper and observe the changes occurring in the weather। ये आप करके देखना कि न्यूज़पेपर के अंदर 10 दिन तक जैसे अपने वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि आज का वेदर ऐसा होगा, कल का ऐसा होगा, तो 10 दिन तक आप उनको कलेक्ट करें और उसके बाद में आप पता करें कि कितना डिफरेंस आया है इन नेचर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of an one-day match? कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कोई एक दिन का मैच होता है ना क्रिकेट का, तो कई ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं यूं ही कि क्या आज बारिश होने वाली है, क्या आज तेज सूरज चमकेगा, मतलब आज धूप रहेगी या बारिश होगी। इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, बस इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट कंट्रोल नॉब्स। वेदर दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर may make some irritable। कि हमने ऐसा नॉर्मली सुना होता है कि
किनके मुंह से सुनी होती है ऐसी बातें कि आज बारिश होगी, कि आज साफ मौसम होगा, कि आज धूप होगी? हमने ऐसी बातें उनसे सुनी होती है जो क्रिकेट के लवर्स होते हैं, कि वो जो वनडे क्रिकेट मैच होता है ना उसका भविष्य निकालने का सोचते हैं। अब इसने आगे बोला है कि ऐसा इमेजिन करो, इमेजिन अपना को ये करना है कि अपना बॉडी क्या रेडियो है और अपना जो माइंड है वो क्या स्पीकर है। तो फिर वेदर क्या होगा? वेदर वो होगा जो अपने कंट्रोल नॉब्स के साथ में या फिर अपने कहे कि कंट्रोल रूम के साथ में छेड़छाड़ कर दे। ठीक है, वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। वेदर क्या होता है कि घंटे प्रति घंटे, मतलब हर घंटे का या फिर हर दिन की जो कंडीशन होती है ना अपने एटमोसफेयर की, उसे वेदर कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपकी वेदर की, दैट वेदर इज दिस hour to hour day to day condition of the atmosphere. Okay, a hot और humid weather may make one irritable, कि गर्म और उमस वाला वेदर जो है वो किसी को भी इरिटेट कर सकता है, इरिटेबल कर सकता है, तंग कर सकता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, कि उसी की जगह अगर कैसा दिन हो, प्लीजेंट हो, शांत दिन हो, उस दिन हवा बह रही हो, मतलब अच्छी अच्छी हवा चल रही हो, मस्त एकदम मस्त ब्यूटीफुल सा नेचर हो, है ना, तो अपने क्या करते हैं, अपने बहुत चेयरफुल हो जाते हैं, अपने यहाँ तो सोचते हैं चलो बाहर गैलरी में जाके, बाहर आंगन में जाके अपने पढ़ते हैं खुली हवा के अंदर। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो आउटिंग का प्लान कर लेते हैं, लेकिन हाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आउटिंग नहीं करनी है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में बैठ कर अपने को शांति से पढ़ना है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हो कि आउटिंग करते हैं या फिर बहुत चेयरफुल हो जाते हो। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, कि जो वेदर है ना वो डे टू डे भी बदल सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो घंटे प्रति घंटे बदले। जो वेदर है वो घंटे प्रति घंटे भी बदल सकता है, दिन प्रति दिन भी बदल सकता है। हाउएवर the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place। यहाँ पे climate और of के बीच में space आना था, नहीं दिया हुआ, space आएगा इधर climate of a place, कि जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है ना एक जगह की लंबे टाइम तक जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है वो क्या दिखाती है, उस जगह का एवरेज मतलब क्लाइमेट दिखाती है। मान लो जैसे राजस्थान के अंदर मोस्टली गर्मी रहती है, सर्दियाँ भी हाँ होती है सर्दियाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दियाँ भी गर्म ही रहती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है अभी इस टाइम के अंदर, पहले बहुत ठंड होती थी। तो जैसे मानो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अगर अपने एवरेज निकालेंगे ना कि कभी कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत धूप पड़ रही है, कभी कभी ठंडा मौसम हो गया, तो मोस्टली धूप ही होती है, तो एवरेज निकलता है कि वहाँ पर गर्मी रहती है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, राजस्थान जैसे प्लेस है तो उसका क्लाइमेट कैसा पता लग गया, हॉट क्लाइमेट है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। अब आपको क्या ये बात समझ आई आप सभी को कि हमें डेली वेदर फोरकास्ट क्यों चाहिए होता है? जैसे मानो ये इसका जैसे एक इम्पोर्टेंट काम ये भी हो गया, जैसे मान लो जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर तो साइक्लोन आ सकता है, तो जो वेदर फोरकास्ट है ना उनकी बातें हमेशा सही हो, ज़रूरी नहीं है, वो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लोगों को डेंजर से बचाने के लिए, उनकी लाइफ को डेंजर से बचाने के लिए, प्रॉपर्टी तो वेस्ट होएगी क्योंकि वो पूरे घर को तो उठाकर जा नहीं सकते, तो जो वेदर वाले होते हैं वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि साइक्लोन आएगा या कुछ होगा, तो वो लोग वहाँ से जो चाहे वो वहाँ से जा सकते हैं, तो वो बच सकते हैं। डू यू नो, आपको पता है, you will be surprised to know that the earth receives only 1 in 1 10,000 10,000 wait 100,000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ 2 अरब, कि जो अर्थ है ना वो कितना रिसीव करती है सन की एनर्जी का, 1 बाय में 2 अरब। 2 अरब सोच सकते हो कितना हो गया, 2 अरब। 1 बाय में 2 अरब सोचो, बहुत ज़्यादा हो गया। अपने 1 बाय में 10 करते ना तो भी 0.1 हो जाता है, लेकिन अगर अपने 1 बाय में 2 अरब करते हैं ना तो सोचो वो कितना कम हो जाएगा। तो अर्थ जो है वो सन की सिर्फ इतनी सी ही एनर्जी गेन करती है। नाउ और टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। अगला टॉपिक क्या है अपना, टेम्परेचर।
द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, कि वो टेम्परेचर जो आप हमेशा फील करते हो, वो तापमान जो आप हमेशा फील करते हो, वो क्या होता है, एटमोसफियर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या आ गई, लेट्स सी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। ओके, ये भी आप साथ में याद कर लेना, ये पूरा याद कर लेना, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी आ सकता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ओके, अब देखो आगे, इसने यहाँ पर ये डायग्राम में क्या दिखाया है, लेट मी जूम इट। देखो इसके अंदर यहाँ पर एक थर्मोमीटर दिखाया गया। थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। अब ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, वो कौन देखता है, बैरोमीटर देखता है। टेम्परेचर कौन देखता है, थर्मोमीटर देखता है। ओके, और उसके बाद में रेन गोज है। रेन गोज क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि कितनी बारिश हुई है। और डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब हवा की डायरेक्शन कौन दिखाता है, विंड वेन दिखाती है। विंड वेन देखो ऐसे होती है, वेट, ये देखो, वेट वेट, दिस इज विंड वेन। देखो ऐसा यूं डायरेक्शन दिखाने के लिए यूं दिखाया जाता है, ये विंड वेन है। ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season। कि जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, वो सिर्फ दिन में और रात के कंपेरिजन में कम नहीं होता। जैसे नॉर्मली क्या होता है, दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडा होता है, तो सिर्फ ऐसे ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो टेम्परेचर है ना, वो सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे समर, विंटर, इनके अंदर टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर ही किया हुआ है कि समर में क्या होता है, हॉटनेस की डिग्री ज़्यादा होती है। विंटर में क्या होता है, कोल्डनेस की डिग्री ज़्यादा होती है ना। समर्स आर हॉटर देन विंटर, जो समर है वो विंटर से ज़्यादा गर्म होती है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसका, टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका, जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बढ़ावा देता है। उसे क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। कि जो इंसोलेशन क्या है, जो अर्थ के बाहर से आने वाली जो सोलर एनर्जी है ना, जो अर्थ के साथ में इंटरसेप्ट होगी। जैसे मैथ में आप पढ़ते होगे, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मतलब अगर कोई दो लाइनें आपस को काटती तो वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्ट। वैसे ये बात चल रही है कि इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है, मतलब जो अर्थ से बाहर से जो सोलर एनर्जी आ रही है, अगर वो अर्थ के साथ इंटरसेप्ट करती है तो उसे क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से टुवार्ड्स द पोल। वेट, कोई लाइन यहाँ पर नीचे लिख दी, यहाँ पर आनी थी, ठीक है। कि जो इंसोलेशन का जो अमाउंट होता है ना, वो जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है तो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता है। Therefore the temperature decreases in the same manner, और इसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। Now do you understand why poles are covered with snow? अब आपको पता लगा कि जो पोल्स हैं वो स्नो से क्यों कवर्ड होते हैं। कभी आपके मन में ऐसा सवाल हो सकता है आया हो कि जो पोल्स हैं वो सन से, मतलब स्नो से क्यों भरे हुए हैं, क्यों घिरे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब अपने इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो इंसोलेशन एनर्जी, इंसोलेशन की अमाउंट होती है वो भी कम होती है। यानी कि जो इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है वो भी इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होती रहती है। और टेम्परेचर भी ऐसे होता है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम हो जाता है। मानो जैसे कि ये इक्वेटर है, वेट, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस आर्कटिक
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब यहाँ से आ जाएंगे तब इंसोलेशन भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। यहाँ से जा जाएंगे तब इंसोलेशन भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज, wait, if the earth's temperature rises too high it would become too warm for some crops to grow। कि अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। कि कई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो ज़्यादा गर्मी में नहीं उग पाती हैं, तो वैसी क्रॉप्स के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन द विलेजेस। कि सिटीज़ के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो विलेजेस की टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी कि विलेजेस के अंदर सिटी के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर होता है। The concrete and metals in the buildings and the asphalt of the roads get heated up during the day। कि दिन के दौरान जो बिल्डिंग के मेटल्स होते हैं, बिल्डिंग की जो कंक्रीट होती है, जैसे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, व्हाट आर मेटल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मेटल होते हैं ना वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। यानी कि वो अगर उसके अंदर से अपने हीट को पास कराना चाहे तो हीट भी पास हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाएगी। तो इसी कारण से जो बिल्डिंग्स के अंदर जो मेटल होता है, जो कंक्रीट यूज होती है, रोड के ऊपर जो एसफल्ट यूज होता है, उस कारण से वो क्या होते हैं, दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये हीट क्या होती है, रात के दौरान रिलीज होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। कि जो बहुत भीड़ भाड़ वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या करती है, गर्म हवा को ट्रैप करती हैं, और इसी कारण से क्या होता है, जो सिटी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अब दिस इज अगेन डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। कि अगर हमें स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि अपने कह सकते हैं ऐसा यूनिट, जब आप बड़े होगे ना तो आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड यूनिट को शॉर्ट के अंदर लिखते हैं क्या, एस आई यूनिट। वेट बच्चों, आई थिंक ये कलर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। वेट, इज इट और इज इट, आई थिंक ब्लैक ना, देन वेट। कि स्टैंडर्ड यूनिट को और क्या बोलेंगे अपने, एस आई यूनिट। कि स्टैंडर्ड यूनिट को और क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को अपने कैसे नोट करेंगे, सी और फिर यूं, मतलब ये वेट सी लिख के ऊपर ऐसे ही सर्कल बनाएंगे। अभी यहाँ पे मेरा अच्छे से बन नहीं रहा है, मैं इसे पूरा मतलब जैसे अपने लाघव चिन्ह लगाते हैं ना, लघव चिन्ह लाघव चिन्ह जो भी होता है, या इन दिस वे। तो ये क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, क्या, डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। एंडर सेल्सियस जो था उसने इस मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड डिग्री है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसे डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम क्या लिख दिया, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि सेल्सियस स्केल के ऊपर अगर आप देखिए तो जो वाटर होता है ना वो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तब वो जमता है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब वो बॉयल होने लगता है। ओके, देन नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, you will be surprised to know that air above us presses us with the great force on our bodies। कि जैसे अपने यहाँ खड़े हैं, ये मान लो ये आप हो या मैं हूँ, ठीक है, अपने ऊपर जो एयर है ना, एयर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्लू कलर से। ओके, लेट टेक लाइट पेंसिल। ये अपने ऊपर क्या है, एयर है, इसे एयर मान लो। तो ये जो एयर होती है ना, ये अपने ऊपर एक फोर्स मारती है अपनों को दबाने के लिए, ठीक है। बहुत इसके लिए इसकी अपने कंपैरिजन से ये कम फोर्स होता है, लेकिन ये काफी फोर्स मारती है।
However, we don't feel it, लेकिन अपने से फील नहीं करते हैं. This is because the air presses us from all direction and our body exerts a counter pressure. कि देखो, आप जब 9th या 8th क्लास में पहुंचोगे ना, तो आपको साइंस के अंदर एक चीज़ पढ़ाएंगे कि अगर अपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स मारेंगे ना या फिर धक्का देंगे, तो वो चीज़ भी अपने को धक्का देगी. लेकिन अगर ऐसा होगा कि अपना को धक्का फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो वो धक्का बहुत कम है या फिर हाँ, अपने लिए वो धक्का का जो जोर है वो बहुत कम होगा. अगर आप दीवार के ऊपर धक्का मारोगे ना, तो दीवार भी आपके ऊपर धक्का मारेगी, जोर मारेगी. लेकिन आप भी नहीं लोगे और दीवार भी नहीं लेगी. दीवार आप हिला सकते हो, धक्का मार के नहीं. आपको बुलडोजर से ही हिलाना पड़ेगा, हिलेगा नहीं, वो टूटेगा. तो इसका मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि एयर प्रेशर अपने फील नहीं करते हैं. वो इसलिए फील नहीं करते हैं क्योंकि जो जैसे अपने यहाँ यूं खड़े हैं, देखो दिखाती हूँ मैं. ये देखो, अगर अपने ऐसे यहाँ खड़े हैं, वेट बच्चों, लेट मी टेक ब्लैक कलर, ब्लैक से अच्छा दिखेगा. ये देखो अपने यहाँ, वेट वेट वेट, देखो ये अपने यहाँ पर यूं खड़े हैं, ठीक है. अपने ऊपर एयर यहाँ भी प्रेशर मार रही है, यहाँ से भी मार रही है, यहाँ से भी, मतलब हर जगह से अपनों को एयर प्रेस कर रही है, जोर दे रही है, अपने ऊपर फोर्स कर रही है. तो अपने भी क्या आते हैं, अपने भी गुस्से में आ जाते हैं. जैसे आपका कोई दोस्त आपको धक्का देता है, तो आप क्या करते हो, आप गुस्से में आके उसे उसे भी धक्का दे देते हो. तो इसने यहाँ से फोर्स मारा, आपने भी इसको उतना ही धक्का दिया. यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब जिन डायरेक्शन से एयर ने आपको धक्का दिया था ना, आपने उन्हीं डायरेक्शन से एयर को भी धक्का दे दिया. तो इस कारण से आपको फील नहीं हुआ. और वो जो धक्का है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली अपने आप लगा. आपने खुद ने, ऐसे नहीं जैसे आप किसी इंसान को धक्का देते हो वैसे लगाया है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. काउंटर प्रेशर हो गया, मतलब काउंटर, जैसे अपने कहते हैं ना, जैसे आपको आपकी तरीके से समझाती हूँ. जैसे आपको किसी बच्चे ने धक्का दिया, तो जब आप उसे वापस धक्का दोगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, काउंटर प्रेशर कहलाएगा, मतलब पलट कर वापस करना. देन दिस इज अगेन डू यू नो, फिर से डू यू नो आ गया. ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर. कि जो मून है ना, उसके ऊपर एयर है ही नहीं, वहां पर एयर भी नहीं है, और इसीलिए वहां पर क्या नहीं है, एयर प्रेशर भी नहीं है. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, आपको यूँ लगता है कि एस्ट्रोनॉट्स मोटे होते हैं. वो मोटे नहीं होते, उनका अलग सा स्पेशल स्पेस सूट होता है. वो उन्हें पहनना पड़ता है. क्यों पहनना पड़ता है, क्योंकि जब वो स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस में एयर भी नहीं होती, तो एयर प्रेशर भी नहीं होता. लेकिन एयर प्रेशर नहीं है, तो अपनी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा है. तो अपनी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर नहीं है, तो आपका बॉडी क्या करेगा, बाहर की ओर प्रेशर मारेगा. तो उस कारण से क्या हो जाएगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो मांसपेशियां हैं, मतलब सभी फूट जाएगी. उनमें से खून इंटरनल, मतलब शरीर के अंदर ही अंदर जो खून है वो बहता रहेगा और आपकी मौत हो सकती है. इसलिए क्या किया जाता है, उन्हें स्पेस सूट पहनाए जाते हैं, ठीक है. इफ दे डोंट डू वियर दिस स्पेस सूट, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट, द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड. कि देखो, जो मैंने अभी बताया था कि काउंटर प्रेशर लगाएगा बॉडी अपने आप, तो उस कारण से क्या होगा, जो उसकी ब्लड वेसल है बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएंगी, और जो एस्ट्रोनॉट है उसका खून बहना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. ये एयर प्रेशर की आप डेफिनेशन याद कर लो कि एयर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है, कि वो प्रेशर जो एयर के वेट से अर्थ के सरफेस पर लग रहा है ना, उसे अपने क्या कहेंगे, एयर प्रेशर. जो प्रेशर एयर के वेट से अर्थ के सरफेस पर लग रहा है, उसे अपने कहेंगे एयर प्रेशर. एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. कि जैसे जैसे मैंने ऊपर आपको लेयर्स बताई थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये आपको 5 लेयर बताई थी. जैसे जैसे अपने नीचे से ऊपर जाते रहेंगे ना, पहले पहुंचे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर. जैसे जैसे अपने ऊपर ऊपर एक एक लेयर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट. कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है,
डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसलिए क्या होता है, समुद्र होता है ना, मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, समुद्र में बहुत प्रेशर होगा। और जैसे जैसे अपने पहाड़ के पीक पर पहुंचेंगे ना, तो पहाड़ के पीक पर बहुत कम प्रेशर होएगा। तो जो पहाड़ की पीक पर इतना कम प्रेशर होता है तो स्पेस में कितना कम होगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर और एयर एट गिवन प्लेस। कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे वेट, ये देखो ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया किसी कारण से, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में जो प्रेशर है वो कम हो गया। फिर इस कारण से यहाँ पे इसे यूं फील होगा कि साइड में ज़्यादा प्रेशर है। मान लो जैसे इतना इतना प्रेशर था सभी जगह पे, लेकिन यहाँ पर इतना कम हो गया किसी कारण से, तो इसे फील होएगा यूं कि इसके पास में प्रेशर कम है, तो इधर से प्रेशर इसमें आएगा, इधर से प्रेशर इसमें आएगा, यहाँ पे फिर ये सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वापस। हाँ, लेवल उतना नहीं रहेगा, लेवल जैसे मानो इतना सा रह जाएगा, जैसे पहले इतना इतना लेवल था पूरे का, डिक्रीज होके वो इतना हो जाएगा लेवल में लाने के लिए। ओके, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, जो एयर होती है ना वो गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था शायद, या फिर इसी चैप्टर में बताया था कि जहाँ जिन जगह जो गर्म जगह होती है ना वहाँ पर क्या होता है, जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, जिस कारण से जो लाइट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है ना। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और ये चीज़ क्या करती है, लो प्रेशर एरिया को क्रिएट कर देती है। इससे क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। कि लो प्रेशर अपने किससे कहेंगे, किससे एसोसिएट करेंगे, वहाँ पर जहाँ पर सिर्फ क्लाउडी स्काई होगा, सिर्फ बादल बादल छाए होंगे, या फिर थोड़ा सा नम नम सा वेदर होएगा वहाँ पर, ठीक है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर कैसी हवा होगी, कोल्ड एयर होगी। कैसी हवा होगी, कोल्ड एयर होगी। इट इज देयर फॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और ठंडी जगह होगी वहाँ पर एयर क्या होगी, ठंडी होगी फिर, और ठंडी हवा होगी, इस कारण से वो क्या होगी, भारी हो जाएगी। वो भारी हवा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आ जाएगी और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगी। मानो जैसे कि ये सिंपल है, यहाँ से जो क्या हुई, एयर गर्म हुई, यहाँ पे टेम्परेचर गर्म है, ठीक है, यहाँ से वो ऊपर गया, और ये जो है ये ठंडी जगह है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, टेम्परेचर नीचे आ गया। तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए इन्हें ऐसा होना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसा होने में टाइम लग जाता है। देन द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, कि जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होएगा ना वहाँ से किस तरफ जाएगी, कम प्रेशर वाली जगह पर। जैसे मानो, कैसा एग्जांपल दूँ मैं आपको, वेट, अभी एग्जांपल माइंड में नहीं हो रहा है, चलो लीव इट। आपको ये बात शायद समझ आ गई होगी कि कोई भी जैसे प्रेशर होता है ना, प्रेशर हो चाहे हॉट एयर कोल्ड एयर वाला सिस्टम हो, एयर वाला सिस्टम हो, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे विंड से, और मोस्ट प्रोबेबली हम अगली वीडियो के अंदर 7th क्लास के चैप्टर 4 का पार्ट 3 के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओनली डिस्कशंस। मैं उन आंसर्स की फोटोज नहीं दिखाऊंगी, आंसर पूरे इंग्लिश में नहीं बताऊंगी, सिर्फ उन्हें समझाऊंगी। आपको देखना पड़ेगा, मतलब चैप्टर के अंदर से देखना अगर आपको खुद को करना है, नहीं तो मैं वैसे भी बुक की एंडिंग के अंदर सभी के क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठे डाल दूंगी। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।